फॉरेन हैंड्स भी इन्वॉल्व है और खास तौर के अमेरिका और खास तौर के पाकिस्तान का आईएसआई का नाम कोई ना कोई किसी तरीका से ये शेख हसीना गवर्नमेंट को हटाया। पाकिस्तान तो शुरू से हमारा दुश्मन ही रहे, सो वो तो हॉस्टेल है हम तो पहले भी ऐसे हुआ था, हिंदूज को अटैक कर रहे थे, हिंदूज को बाहर निकलना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं वन इंडिया। वन इंडिया लगातार बड़े अच्छे विचारक से, जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, उनके साथ लगातार बातचीत जो है प्रसारित करता रहा है। और आज खुशी की बात है कि हमारे पास श्रीलंका के पूर्व कॉन्सुलेट जनरल ए राजन साहब हैं, जो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मामले को ठीक से समझते हैं और इस समय जो परिदृश्य चल रहा है दक्षिण एशिया में खास करके, उस पर उनकी गहरी पकड़ और नजर भी है। नटराजन साहब, वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में हमने देखा है, पहले श्रीलंका, 2 साल पहले श्रीलंका में एक सत्ता पलट हुई। अभी बांग्लादेश में एक बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आया और सरकार को उखाड़ के ले गया। वो ये नेचुरल है या आपको लगता है ये कहीं ना कहीं किसी की साजिश है, कोई इसके पीछे एक कोई और ताकत लगी हुई है? अ, सबसे पहले वन इंडिया दर्शकों का मेरा नमस्कार। अ, ये जो बांग्लादेश में जो अभी हुआ है और हो रहा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब किसी ने ये ऐसे होगा कोई एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन हो गया। इसका बहुत सारा कारण है। ऐसे नहीं है एक ही कारण हो, सो बहुत सारा कारण है। ऐसे विक्रम साहब, पिछला 15 साल से मैडम शेख हसीना का राज चल रही थी और मेरा हिसाब से बहुत अच्छा चल रहे थे। इन द सेंस, मतलब बांग्लादेश बहुत गरीब कंट्री था पहले जैसे, लेकिन मैडम शेख हसीना ने अपना देश को बहुत मतलब इकोनॉमिकली बहुत आगे बढ़ाया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी, वहाँ का जो बिल्डिंग्स हैं, सड़क हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं, उसको भी उसने बहुत सारा डेवलप किया है मैडम ने। और इकोनॉमिकली भी जो साउथ एशिया में आपको तो पता है, जो भी हमारा पड़ोसी देश हैं, उनका हाल क्या है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हाल क्या है, उसके हिसाब से देखेंगे तो बांग्लादेश बहुत अच्छा चल रहे थे। और खास तौर के इकोनॉमिकली, लेकिन बांग्लादेश भी हमारा जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है और यू नो दुश्मन तो हर चीज में होती है। सो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज जो भी हैं, लेकिन जो नहीं होना था वो हो गया है। आप एक डिप्लोमेट हैं, आपको ये लगता है क्या कि कोई फॉरेन जो हैंड्स हैं वो भी बांग्लादेश के अनरेस्ट में कहीं ना कहीं भूमिका में है? मैं वही कह रहा था कि यू नो हो सकता है जो फॉरेन हैंड्स भी इन्वॉल्व है और खास तौर के अमेरिका और खास तौर के पाकिस्तान का आईएसआई का नाम भी आता है। खास तौर के मैडम शेख हसीना का बेटा खुद कहा है कि आईएसआई का हाथ इसका पीछे है और कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिका का हाथ है। लेकिन आपका पता होगा, अभी 10 दिन का पहले यूएस का स्टेट गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल मना किया कि हमारा ऑफिशियल ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो बांग्लादेश में जो भी हुआ है। लेकिन कोई गवर्नमेंट तो ये तो नहीं कहेगा ना, नहीं कहेगा या हमारा हाथ है। सो हो सकता है अमेरिका का हाथ जरूर हो सकता है। वो इसलिए विक्रम साहब बात है इसे ना, मैंने जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक रूल ये नहीं चलेगा अभी।
लोग का साथ चलना पड़ता है, दूसरा पार्टियों का साथ भी चलना पड़ता है, तब ये जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल हो सकता है। शेख हसीना ने लगातार ये कहा है कि जो वहाँ पे इस्लामिस्ट हैं, खास करके जमात इस्लामी जो एक जमात है, वो जमात वो है जो 1971 में भी बांग्लादेश के बनने में भी उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। उसके कई नेताओं की उन्होंने फांसी की सजा भी दी थी। लेकिन इस बदलाव में, इस रिजीम को चेंज करने में जमात इस्लामी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस रहा है श्रीलंका में, बाकी आप लगातार स्टडी कर रहे हैं, क्या इस्लामिस्ट भी कहीं न कहीं किसी लिबरल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने में ज्यादा सक्रिय है और ज्यादा सफल हुए इस पूरे कांड में? मेरे ख्याल से है, जमात इस्लामी का हाथ पूरा है, क्योंकि हिस्ट्री बोलता है कि जब बांग्लादेश बना 1971 में, उस वक्त भी ये मुजिबुर रहमान और उनका खिलाफ थे। सो ये जरूर हो सकता है कि इनका हाथ भी इसमें हो, और ये जो आजकल जो चल रहे हैं उसमें से दिखाई भी दे रहा, पता भी चल रहा है कि उनका हाथ जरूर है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को उन लोग ने सिर्फ नाम का वास्ते आगे खड़ा कर दिया, और पीछे से ये सब लोग काम कर रहे थे, कोई ना कोई किसी तरीका से ये शेख हसीना गवर्नमेंट को हटाया जाए। मैं श्रीलंका में भी जो 2 साल पहले जो सत्ता रेजिम, वहां भी स्टूडेंट्स का ही एक आगे फ्रंट दिखाया गया कि स्टूडेंट्स मूवमेंट है, उन्होंने ये सारा कुछ किया। बांग्लादेश में भी सेम है, वहां भी स्टूडेंट्स मूवमेंट के नाम पे सब कुछ खड़ा किया गया, उसके बाद बाकी लोगों ने उसको वो अपनी तरफ से हाथ में ले लिया। क्या ये कोई ट्रेंड्स देख रहे हैं कि यूथ को बरगला के या भड़का के इस साउथ ईस्ट एशिया में खास करके सत्ता जो जिसके पास है, यानी जो सरकार है, उसको डीस्टेबलाइज करने का काम चल रहा है? ये तो नहीं कह सकते हैं। मैं आपका ओपिनियन से थोड़ा से अलग हूँ। जो श्रीलंका में जो हुआ था वो मेनली स्टूडेंट्स का नहीं था, पूरा देश का जो पब्लिक है, वो आम पब्लिक नहीं चाहते थे जो गोताबाया का सरकार चले। लेकिन कुछ भी हो, अगर वो स्टूडेंट्स हो और पब्लिक हो, बात तो एक ही है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो पब्लिक ने इलेक्ट किया है, उसका हटाना, जैसे डेमोन्स्ट्रेट करके, ये राइट्स करके, ये अभी ये दोनों देश से होने से ऐसे लग रहा है कि ये शुरू बात ऐसे हो रहा है। लेकिन कंट्रोल में भी देखिए, श्रीलंका का देख लो, जैसे गोताबाया राजपक्सा का हटाया, सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, मतलब पॉलिटिकली। अभी बांग्लादेश में भी ऐसी है, मैडम शेख हसीना बांग्लादेश जैसे बाहर निकले, एक हफ्ता अभी 10 दिन के बाद में धीरे धीरे वहां भी थोड़ा पीस मतलब सिचुएशन पीसफुल लग रहा है। नरेंद्र साहब, एक सवाल मेरा ये है कि जो भी अभी सरकारें, भारत सरकार के जो पड़ोसी हैं, उनके साथ सरकारें थी और बीजेपी रिजीम में भी उनका एक अच्छा तालमेल चल रहा था, क्या कोई डिजाइन देख रहे हैं कि सभी बड़े जो देश हैं, जो प्रमुख देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भी हमारे सामने एक और ये देश आया है, मालदीव, क्या वहां पे एंटी इंडिया गवर्नमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? जो एंटी इंडिया जिसका रुख है वो ज्यादा पावरफुल बन के उभर रहा है? इसके पीछे भी कोई डिजाइन देख रहे हैं? भारत के जो एनिमीज है, जो घोषित एनिमीज एक तरह से कह सकते हैं, वो मैं एनिमीज तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये बहुत ही कम्पिटिटिव लेवल बहुत आगे है, चाइना है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। क्या इस तरह की कोई खास कोशिश की जा रही है कि इंडिया के जो फ्रेंडली गवर्नमेंट्स हैं उनको हटा के इस्लाम के नाम पे जो सरकारें आ सकती हैं, जो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा में शामिल हो सकती है, उनको वहां पे लाया जाए, उनका रेजिम लाया जाए? देखिए, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है। मैं जो हमारा पड़ोसी देश है, एक मतलब 1 by 1 मैं बता देता हूँ ब्रीफली। पाकिस्तान तो शुरू से हमारा दुश्मन ही रहे, वो तो हॉस्टेल है हमारा, परमानेंट, ऐसे लगता है परमानेंट हॉस्टेल कंट्री है। और दूसरा
नेपाल। नेपाल का देखिए, हमारा जब तक वहाँ मोनार्की थी, इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। जैसे मोनार्की ने राजा का किंगडम मतलब निकला, हटाया गया, तभी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हिंदुस्तान और नेपाल का बीच में चलते रहते हैं। लेकिन रिसेंटली रिसेंटली जो कुछ टेरिटरी हमारा जो है, जैसे लिपुका लेक और काला पानी, ऐसे कुछ कुछ जगह है, उसको नेपाल ने अपना पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करके नया मैप बना दिया। तो वो थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। सो तभी से हमारा थोड़ा उनके साथ हमारा रिलेशनशिप इतना ठीक नहीं चल रहा है। इसका कारण हमारा पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी चाइना भी है। देखिए, खुल्लम खुल्ला तो कोई इतना जल्दी बोलता नहीं है, लेकिन नेपाल अपना आप ये सब नहीं करेगा। सो ये चाइना का साथ, और आपको पता है चाइना और नेपाल का भी रिलेशनशिप बदल गया, मतलब अच्छा चल रहा है। सो एक तो ये कारण है। सो अभी देखिए, वहाँ कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर जल्दी बदलता जाते हैं, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, लेकिन सब तो पुराना प्राइम मिनिस्टर है, पुराना प्राइम मिनिस्टर फिर नया प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जैसे अभी ओली शर्मा साहब है, ओली शर्मा साहब, इसी ने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था इंडिया का साथ। ये जो मैप पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन का पास वगैरह करना, ये इसी ने किया। सो हमारा इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप भी थोड़ा 50-50 है, या ऐसे चल रहा है। मैं यही पूछना चाहता था आपसे कि बीइंग अ डिप्लोमेट, आपको क्या अनुभव है इस बात का कि कुछ लोग स्पॉइलर्स हैं जो स्पॉइलिंग करते हैं सारे रिलेशनशिप को, उसके पीछे देखते ये फोर्सेज क्या आप देखते हैं, कोई है? यस यस, या ये सी डेफिनेटली चाइना तो है ही, और पाकिस्तान का भी है। सी दे आर लाइक ऑल वेदर फ्रेंड्स। सो चाइना और पाकिस्तान का तो इंडिया का कभी भी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं मानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हमारा देश इतना स्ट्रांग है, हमारा वी मे बी डाइवर्सिफाइड मल्टीपल सोसाइटी कंट्री, बट वी आर एज स्ट्रांग एज बिफोर। मतलब पहले से भी अभी हम मजबूत ज्यादा लगते हैं। सो हमें कोई बिगड़ा नहीं सकता है। देश बोला इसमें ये और डालना चाहता हूँ कि आप देखेंगे जब भी एंटी इंडिया मूवमेंट किसी कंट्री में होता है तो एंटी हिंदू भी हो जाता है। आपके यहाँ, आप जहाँ पर आपने जो है श्रीलंका में देखी तो श्रीलंकन तमिल्स के खिलाफ वहाँ के पूरे सोसाइटी गवर्नमेंट दोनों हो गई। बांग्लादेश में देखेंगे सबसे ज्यादा जो है हिंदू पे एट्रोसिटीज हुई, हिंदुओं के खिलाफ हमले, उनको मारा, उनको लूटा, उनकी हत्या तक की। पाकिस्तान में ऑलवेज जो है वो हमेशा 365 दिन एंटी हिंदू चलता रहता है वहाँ पे। ये जब सरकारें बदलती हैं तो हिंदुओं पे क्यों जो है वो वहाँ की सरकारें, वहाँ की सोसाइटी हमला करने पे तैयार हो जाती हैं? इसके पीछे कोई और भी कोई ताकत है क्या, या उनका सेंटिमेंट्स बदल जाता है तो ऐसा होता है? एक तो सेंटिमेंट भी है, it is indirectly provoking India. You see, because India is the only country which can protest against the attacks on other communities or religions. जैसे अभी बांग्लादेश में not only Hindus, बुद्धिस्ट और ये क्रिश्चियन, इनको भी अटैक किया है। लेकिन इसका पहले भी जब बांग्लादेश में प्रॉब्लम होता तो पहले भी ऐसे हुआ था, हिंदूज को अटैक कर रहे थे, हिंदूज को बाहर निकलना पड़ा। सो अगेन it is a matter of provoking India, so that to indicate that we can teach you a lesson. But ऐसे नहीं, हमारा लीड अभी इंडिया में जो गवर्नमेंट है, इंडियन लीडरशिप ऐसे इतना मजबूत है, वी कैन हैंडल दम। और हैंडल करने का अभी देखिए, जैसे हिंदूज का साथ और दूसरा रिलीजन कम्युनिटी का अटैक हुआ, हमारा गवर्नमेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर, सबने आवाज उठाया। मैं अभी इसी पे आता हूँ। हाँ। ये जो इकोनॉमिक पावर हमारा कंट्री का है, हाँ, और बाकी जो हमारे सराउंडिंग्स में जो कंट्रीज हैं, हाँ, बांग्लादेश भी वर्ल्ड बैंक के
उसमें चला गया, प्रोग्राम में yes, चला गया। yes, पाकिस्तान ऑलवेज वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में है। correct, श्रीलंका में भी जो है आर्थिक संकट हमेशा बना रहता है। correct. मालदीव भी जो है, तो क्या इंडिया का जो एक माइट है, मोदी गवर्नमेंट की इसमें क्या भूमिका आप देख रहे हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इंडिया की इकोनॉमिक जो है वो बहुत अच्छी हुई है। हम एक इकोनॉमिक पावर, कम से कम ईस्ट एशिया कंट्रीज में तो हम बहुत बड़ा सुपर पावर है। क्या इंडिया को इग्नोर करके कोई कंट्री सरवाइव कर सकता है किसी और भरोसे क्या? वेरी गुड क्वेश्चन मिस्टर विक्रम। विक्रम साहब ऐसे है, अभी देखिए श्रीलंका का उदाहरण के लिए श्रीलंका का ले लो। जब वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस 3 साल का पहले हुआ था, चाइना इतना मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, पूरा लोन में दे करते हैं, पूरा लोन में जो भी प्रोजेक्ट्स उन लोग वहाँ करते हैं पूरा लोन दे के फिर उसका इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे करते हैं। और इंडिया ने कभी ऐसे नहीं किया श्रीलंका का। श्रीलंका में इतना बड़ा लड़ाई हो के इतना लोग मर गए, सो हमने इतना ग्रांट्स इंडियन गवर्नमेंट को ग्रांट्स दिया। अगर मैं प्रोजेक्ट्स का जो लिस्ट करूं 2-3 पेजेस में चलता है, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट। सो हम तो मतलब जो भी इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं हम इतना सपोर्ट करते हैं। और बांग्लादेश में भी ऐसे है, मालदीव्स में भी ऐसे है, नेपाल, भूटान। सो हमारा कुछ फंड्स अलोकेट होती है, पार्लियामेंट अलोकेट कहती है, उसके हिसाब से हम इतना ग्रांट्स देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। एक लास्ट सवाल पूछता हूँ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे अनसेटल्ड इशू हैं, इसमें तमिल इशू भी है। एक खास करके जो हमारा एक द्वीप है उस पे जो है पहले हमारा इंडिया कब्जा था, हमने उनको वापस कर दिया था। तो वो सारी चीजें जो है, जो क्या वापस कर दिया था? एक कोई द्वीप है ना हमारा श्रीलंका में जो हमारे कंट्रोल में था, और फिर हमने श्रीलंका को कच्छतीव। हाँ, कच्छतीव, ओके, दैट इज स्मॉल आइलैंड। या जो इंडिया करेक्ट फिर से डिमांड करता है कि हमको दे देने के लिए। जो ये इलाका है वहाँ पे चाइनीज डोमिनेशन ज्यादा है। कौन सी ऐसी पार्टी आपको लग रही है, कौन सा ऐसा कैंडिडेट लग रहा है जो इंडियन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए तैयार है, या कोई भी आएगा इंडिया गवर्नमेंट उसके साथ वैसे डील करेगी? ये अच्छा क्वेश्चन भी है और मतलब थोड़ी बहुत टिपिकल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी गवर्नमेंट आए श्रीलंका में चीजें चेंजेस होने वाला नहीं है। उदाहरण ये कच्छतीव अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों का पहले जो इसका पहले जो भी गवर्नमेंट थे उनको श्रीलंका का दे दिया। उसके बाद हमारा फिशरमैन, पर्टिकुलरली तमिलनाडु फिशरमैन का इतना प्रॉब्लम हो रहा है आज तक। इतना रोज कल ऑलमोस्ट अरेस्ट होते हैं, जब डेल्फ आइलैंड और कच्छतीव का पास में जाएंगे तो दे आर अरेस्टेड एंड दे आर मेनी श्रीलंका इंडियन फिशरमैन आर इम्प्रेजेंट इन श्रीलंकन जेल्स। और ये सब इसलिए हो रहा है कच्छतीव की वजह से। अगर कच्छतीव का अगर हम नहीं दिया होता ये प्रॉब्लम आज नहीं आता है। इसलिए जो भी हमारा गवर्नमेंट कहता है भाई उनका वापस लेना है, ये है बात तो ठीक ही है और सेंसिबल है। और हमें अच्छा लगता है भाई एज एन इंडियन आई फील दैट इफ वी कैन गेट बैक द कच्छतीव इट विल बी वेरी गुड फॉर अवर इंडियन फिशरमैन। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये मेरे ख्याल से नामुमकिन है कि और मुश्किल भी है कि हमें वापस ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दो गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट का हिसाब से ये हैंड ओवर हुआ है। अभी वो अग्रीमेंट को कैंसिल करवाना ये सब मुश्किल होता है। लेकिन ये अग्रीमेंट को थोड़ी बहुत रिव्यू करके उसका रिकंस्ट्रक्ट करें, चेंज करें कुछ क्लॉसेस। जैसे इंडियन फिशरमैन वहां जाएंगे तो अरेस्ट हो जाते हैं ना, वो करें भाई, ये अरेस्ट वगैरह ना करो कि बोथ इंडियन फिशरमैन एंड श्रीलंकन fishermen can come and catch fish or whatever it is and let them go. So ये ऐसे कुछ अमेंडमेंट वो अग्रीमेंट में लेकर आएंगे और करेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। अगर नहीं तो जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो कोई भी अगर रूल मतलब पावर में आए इसको मानेंगे नहीं, ये बोलना बहुत मुश्किल भी है। और मेरे ख्याल से मैं भी वहाँ रहा हूँ, हमें भी पता है श्रीलंकन का मेंटालिटी थोड़ा मुश्किल है।
तो ये थे इंडियन डिप्लोमेट्स ए नटराजन साहब, जिन्होंने श्रीलंका में काफी समय निकाला था, भारतीय डिप्लोमेट के तौर पर उन्होंने काम किया था। और अभी जो इन्होंने इस साक्षात्कार में श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बातचीत जो साझा की, मुझे लगता है एक अच्छी बातचीत हुई है और ये जानकारी परक बातचीत है। ये इंटरव्यू अभी यहीं समाप्त करते हैं और इस तरह की किसी और सक्सेस के साथ फिर अगली बार हम जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए